स्वागत है आप सबका हमारी तीसरी कड़ी धन की बात में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं समीर जी सिंगापुर से, और मैं हूं दिनशा ईरानी हीलियोस इंडिया से। हेलो। मैं आज सिंगापुर में नहीं हूँ हाँ बस। जी, आज हमारे साथ बैठे हैं समीर जी। समीर जी, एक चीज़ जो मैंने देखी है, और ये एक्चुअली जो इस बार का विषय है वो बिल्कुल ही आपका चहीता विषय है, वो है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का। मैं आपको 1994 से जानता हूँ, आपके साथ 2000 से काम किया हुआ है आप मैंने। इतने ओल्ड तो नहीं लगते। जी, लेकिन किया हुआ है। चलिए, तो 2000 से आपके साथ काम किया हुआ है, तब से मैंने देखा है कि आप फाइनेंशियल सेक्टर पे हमेशा तेजी करते रहे हैं, और इनफैक्ट आपका वजन फाइनेंशियल सेक्टर में हमेशा ज़्यादा रहा है। तो आप जरा समझाएं कि क्या लॉजिक है आपका इस पे बने रहने का। जब आपने कहा कि आपका वजन ज्यादा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मेरी बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो फाइनेंशियल सेक्टर में वेटेज ज्यादा है, मतलब आपका वेट नहीं, वेटेज। हाँ, तो वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक्चुअली फाइनेंशियल सेक्टर ने हमारी परफॉर्मेंस को भी बड़ी हेल्प की है। लेकिन उससे पहले अगर आप बिग पिक्चर में देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया का वन ऑफ द बिग ग्रोथ थीम्स रहा है और रहेगा। इवन यूएस में अगर आप देखें, यूरोप में देखें, तभी भी फाइनेंशियल सेक्टर इतने सालों के बाद, जो भी 100-200 साल में भी चलता रहता है। तो पहले अगर आप देखें कि आप देखें वेल्थ क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट उठाओ, जिसमें इस बारी की लिस्ट में कोई 2700 या कुछ बिलियनर्स थे। उसमें सबसे ज़्यादा बिलियनर्स कौन से सेक्टर के थे? फाइनेंशियल सेक्टर के थे। सेकेंडली आप देखो, अब यूएस, एक और लिस्ट होती है फोर्ब्स की, यूएस के 400 रिचेस्ट अमेरिकन, उसमें सबसे ज़्यादा बिलियनर्स कौन से सेक्टर से थे? फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्योंकि इतने एरियाज हो गए हैं, बैंक, ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स, एनबीएफसीज वगैरह वगैरह, तो वो जनरली रहा है। सेकेंड है कि अगर आप हर जगह देखें तो पैसे कहाँ बनते हैं? पैसे बनते हैं अगर वो सेक्टर अंडर पेनिट्रेटेड हो इन मतलब द कस्टमर और द क्लाइंट। तो इंडिया में अगर आप देखिए, क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन क्या है, म्यूचुअल फंड की क्या है, डायरेक्ट स्टॉक्स की क्या है, हाउसिंग लोन की क्या है, ये सब चीज़ें इंडिया की वर्ल्ड के मुकाबले में, मतलब नॉट एवरी कंट्री बट मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह में बहुत कम रही है। अब मैं जो बुलिश रहा हूँ पिछले पीरियड्स में, वो सबसे ज़्यादा बैंक्स में था। और मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहता हूँ, या ये नंबर्स हम बाद में बात करेंगे, पर मेरा मतलब है कि फाइनेंशियल सेक्टर को एक तो एक नहीं रहा, अब तो बहुत सारे उसमें थीम्स बन गए हैं, लेकिन अंडर पेनिट्रेशन नियरली हर एरिया में है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो रिसेंट हुई उससे और हेल्प हुई, जैसे डीमोनेटाइजेशन से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फ़ायदा हो गया, या इनको फ़ायदा हो गया, या फिनटेक टाइप कंपनीज को फ़ायदा हो गया। और बाकी एज यंग पॉपुलेशन के मेन वो हर चीज़ ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उससे जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर कंपनी से इनको फ़ायदा हुआ। तो ये ग्रोथ सेक्टर रहा है, ग्रोथ सेक्टर रहेगा। जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन पिछले, बुरा मानना मेरे को बोलने के, मैं बोल रहा हूँ आपको, पिछले 3-4 साल में तो ये सेक्टर बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया है। क्यों आपको लगता है कि नहीं किया, और क्यों लग रहा है कि अभी आगे चल के परफॉर्म करेगा? एक्चुअली किया है, वो एक दो स्टॉक्स ने नहीं किया, जैसे HDFC बैंक ने नहीं किया, तो उससे लगता है जैसे बैंक निफ्टी नहीं चला। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक को लें, और ICICI बैंक को लें, या उधर चोला को लें, और उधर आप ये मोतीलाल ओसवाल को लें, वहाँ किसी और को लें, मेरा मतलब है कि काफ़ी सेक्टर्स में रहे हैं। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर बात करें, तो मैंने ये नंबर लिखे हुए हैं क्योंकि मुझे पता था आपका टेढ़ा दिमाग है, तो मैं भी ज़रा प्रिपेयर होके आऊँ। सो निफ्टी 2000 से 2020, मतलब मार्च 2000 से मार्च 2020, निफ्टी वाज अप 10.78% पर एनम एनुअलाइज। और पहले तो ये आपको जानकर वो होगा कि NSE 500, जिसमें 30% मिड एंड स्मॉल कैप हैं, एक्चुअली डिड वर्स देन निफ्टी 50। कहने का मतलब सेपरेटली कि 20 सालों में मिड कैप स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म किया। और बैंक निफ्टी वाज अप 16% पर एनम। तो 20 साल 6% पर एनम मीट किया। और उसमें जो मेरे को ज़्यादा स्टॉक्स थे, जैसे HDFC बैंक और कोटक बैंक फॉर मोस्ट ऑफ दैट पीरियड, उसने उससे बहुत ज़्यादा किया। ओके, सो इसलिए वो पहले तो उस वक्त स्टेट ओन भी नहीं चलते थे, SBI ICICI वगैरह भी नहीं चले। और जो सेकेंड फेज अगर आप लें 2020 मार्च से आज तक, मतलब मार्च 24 तक, तब निफ्टी इज अप 28.7% पर एनम।
एंड NSE 500 क्योंकि अब मिड कैप और स्मॉल कैप्स चले हैं, इट इज अप 32% पर एनम, ओके, एंड बैंक निफ्टी इज अप 26% पर एनम। तो अच्छा। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से कम किया है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं किया है। और इसमें भी अगर थोड़ी स्टॉक सिलेक्शन हो, हाँ, लेकिन आप मेरी अलग स्टोरी है कि मेरे पास HDFC बैंक है, वो अलग स्टोरी है, बट इन जनरल दे हैव डन वेल। और अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स ले, उसका भी कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन मुझे 2004 से मिला उसका डेटा। सो 2004 to 2020 it also did in line with the bank nifty over that period. अच्छा, तो बेसिकली मतलब बहुत खराब नहीं हुआ, तभी तो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस भी ठीक रही। बट इन जनरल ये एक दो बैंक्स, HDFC बैंक और कोटक बैंक के ना चलने से लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर नहीं चला। अगर आप देखें जो नए सेक्टर्स आए हैं, ये जो ब्रोकर्स आए हैं, ये जो MCX, ये जो CDSL, ये जो डीमैट वाले, ऑप्शन वाले, ये सब कितने चले हैं, या BSE, बिल्कुल। और अब आगे शायद निफ्टी लिस्ट होगा, आई मीन सॉरी NSE लिस्ट होगा। तो इसलिए आप एक दो स्टॉक से पूरी स्टोरी को नहीं कर सकते नहीं कर ignore। सकते। दूसरा समीर, मैंने ये देखा कि चेंज आप बहुत बढ़िया करते हो, क्योंकि आप पहले सिर्फ जैसे मैं 23 साल से, आपको 24 साल हो गया अभी, तो 24 साल में से शायद 20 साल आप प्राइवेट सेक्टर में ही लगे रहे थे। अभी तो आप कह रहे थे कि आप 94 से जानते हो, नहीं, फिर मैं आप 20 साल से काम किया, 24 साल से काम किया। मैं क्लैरिफाई करता हूं, हाँ, जो लोग बड़े स्मार्ट हैं वो समझ जाएंगे गलत डेट बोल रहे हैं। नहीं, हाँ। तो 2000 से जो काम किया तब की बात कर रहा हूँ। तो 20 साल शायद 24 में से आप प्राइवेट सेक्टर में ही फोकस थे, और बिल्कुल टाइमिंग के साथ आपने पब्लिक सेक्टर में भी देखना, ध्यान देना चालू कर दिया। एक्चुअली वो एक में हुआ प्रॉपरली, विच वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकियों में नहीं हुआ, और होना चाहिए था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो हमने ठीक टाइम पे लिया, 2020 जून में लिया था। वो तो हम अपनी प्रेजेंटेशन में भी शो करते हैं कि देखो जी हम कैसे अडेप्टेबल हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने कैनरा बैंक लिया, बट एक्चुअली और नहीं लिए। लेकिन इन जनरल व्यू ओनली, नॉट ओनली इन द बैंक्स बट ऑन PSUs चेंज हो गया लास्ट 2-2.5 सालों में। जब एक तो परफॉर्मेंस से चेंज हो जाता है कि ये परफॉर्मेंस क्यों हो रही है, फिर आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि हुआ क्या है सबको, क्योंकि अलग अलग सेक्टर के PSU हैं। ये भी नहीं है कि एक थीम में कुछ हो गया, जैसे कहें डिफेंस के स्टॉक चल गए, अच्छा जी इनको डिफेंस के ऑर्डर मिल रहे थे, उधर डिफेंस चल रहा है, उधर माइनिंग स्टॉक चल रहे हैं, उधर पावर के स्टॉक चल रहे हैं। तो फिर कॉमन लिंक लगा कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ या गवर्नमेंट का जो प्रेशर ऑन PSUs वो चेंज हो गया। फिर मैंने स्टोरी सुनी कि हाउ मिस्टर मोदी पर्सनली इनको मिलते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को ऑफ PSUs, और उनको बेसिकली डंडा मारते हैं कि आप क्या कर रहे थे, एंड दैट यू शुड गो आउट एंड डू एंड प्रेशर, मतलब फ्रॉम मिनिस्ट्री बट मोर देन दैट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ हम कंफर्टेबल हुए, जैसे ऑयल एंड गैस में भी हो गई, ये सब चीज़ें हम पहले नहीं लेते थे क्योंकि हम PSUs के अगेंस्ट थे। तो इसमें फाइनेंशियल्स का इतना नहीं है, बट मैंने यस स्टेट बैंक तो ठीक टाइम पे था, मतलब अर्ली, एंड क्योंकि उसकी पोजीशन 7-8% थी तो इट वाज मीनिंगफुल, और फिर हमने एक और लिया। बट जनरली अभी ये भी एक और पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि 2000 पता नहीं पिछले आप 5-7 साल लीजिए बिफोर 20, तो उसमें अगर आप प्रोविजनिंग ग्रोथ लें बैंक्स की, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की या स्टेट ओन बैंक्स की, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ग्रोथ वो 12-14% पर एनम होती थी, लेकिन उनके प्रोविजन बहुत ज़्यादा वो सबके बढ़ गए। HDFC बैंक को एक्सक्लूड करता हूँ, हाँ जी, तो वो ग्रोथ माइनस से 0 वगैरह टाइप की होती थी, और बैंक्स में वो सारी माइनस हो सब जाती थी। प्रोविजनिंग ले जाता था। हाँ, सारा कुछ प्रोविजन ले जाता था, और जो 2-3 में नहीं ले गया वो चल गए। वो चल गए। जैसे HDFC बैंक चला 26% पर आया, मैं पता नहीं 15-20 ईयर्स। कोटक भी मुझे लगता है प्लस माइनस इतना चला होगा, एंड उसके बाद प्री प्रोविजनिंग अभी भी 12-14% है। लेकिन स्टेट ओन बैंक के क्योंकि अब प्रोविजनिंग वगैरह बिल्कुल ड्रॉप ऑफ हो गए, उनके नंबर्स तो वाइल्ड लगते हैं, और जो बल्कि स्टेडी लोग थे उनका लगता ही नहीं कि उनका कुछ चेंज हुआ है, वो बेचारे क्योंकि उनके इतने थे ही नहीं। तो HDFC बैंक और कोटक बैंक दोनों ने अंडर परफॉर्म किया। अब कोटक बैंक में अब नया इशू आ गया जो RBI वगैरह ने कहा, तो यानी वो हमारे पास है नहीं स्टॉक, बट HDFC बैंक का ये इशू भी सॉल्व हो चुका है, क्योंकि वो तो फर्स्ट इनटू दिस प्रॉब्लम हुआ था 2 साल पहले। ठीक, सो इसलिए अब लगता है कि वो इशू भी खत्म हो गया है। जनरली एक और सिंपल बात है कि मिड कैप स्टॉक्स ने बहुत आउट परफॉर्म किए और स्मॉल ने, और ये इतना आउट परफॉर्मेंस नॉर्मली इट डजंट स्टे। बैंक्स वगैरह आर मोस्टली लार्ज कैप्स, मार्केट हैज गॉन अप अ लॉट, एंड दीज गाइज हैव नॉट गॉन अप अ लॉट, ऑल्दो मोस्टली गए हैं एक आध छोड़ के। तो इसलिए इट विल बी ईजिएस्ट फॉर फॉरेनर्स ऑल्सो टू बाय, इट विल बी ईजिएस्ट फॉर एनीबडी टू से कि मैं
4 साल पुरानी वैल्यूएशंस पे खरीद रहा हूँ या लोअर वैल्यूएशन पे खरीद रहा हूँ, जब HDFC बैंक कभी 2.5 टाइम नहीं हुआ था या 2.2 टाइम नहीं हुआ था। ये सब साइकोलॉजिकली भी इजी है, प्लस इंडेक्स का लार्ज पार्ट है। सो अगर फॉरेनर्स जब भी वापस आएंगे, जो आ रहे हैं थोड़ा बहुत, आप अंडर वेट कर लो, ओवर वेट कर लो, आपको 25-30% आपको फाइनेंशियल सेक्टर में डालना पड़ेगा। और प्लस फाइनेंशियल सेक्टर की अब डेफिनेशन भी चेंज हो गई है, एंड ये यूपीआई और ये डीमॉन वगैरह से नई नई चीज़ें जो पहले से म्यूचुअल फंड, हमारे आप सेक्टर में देखो इतने जो नए इन्वेस्टर आते हैं आजकल हमारे फंड में भी, ये कहाँ से हमें ढूंढते हैं, कहाँ से ऑनलाइन आते हैं, ये सब चीज़ें हैं। वही मुझे याद है, न्यू इंडिया की स्टोरी है ये। वही एक्चुअली न्यू इंडिया जो आपने बोला कि पहले जो ऑप्शन थे बड़े लिमिटेड हुआ करते थे फाइनेंशियल में, बैंक ले लिए, एक आध एनबीएफसी हुआ करते थे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती थी, HDFC होता था, हाँ जी, दूसरा वाला वही HDFC। दूसरा वाला एचडीएफसी होता था। तो बस वही सब ऑप्शन थे, पर अभी काफी वाइब्रेंसी आ गई है सेक्टर में। तो क्या आपको लगता है नहीं, यहाँ पर? एक और मुझे आई शुड हैव सेड कि अगर आप कहें कि फाइनेंशियल सेक्टर में एक और फायदा है कि अगर आप कहें कि कंज्यूमर, अब जैसे आपको एप्पल में ग्रोथ हो रही है, एप्पल फोन के, अब आप उसका क्या करोगे? आपको तो कुछ नहीं मिलना। तो हम पहले, अब तो हमारे पास नहीं है 2-3 सालों से, बट हमने बजाज फाइनेंस में बड़े पैसे बनाए, तो हम कहते थे अब आप जो मर्जी कर लो, फाइनेंसिंग हमारा बजाज फाइनेंस वाला कर देगा। तो आपको अगर कंज्यूमर में करना है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग करो, गोल्ड करना है, गोल्ड फाइनेंसिंग करो, रियल एस्टेट फाइनेंसिंग करो, आपको ब्रोकर चाहिए, आपको ये डीमैट वाले चाहिए, आपको वेल्थ मैनेजमेंट विच इज अगेन अ बिग थीम चाहिए, ये सब अब अलग अलग अवेलेबल है। एंड इसमें कोई नए किसी में अच्छा कर रहा है, किसी में पुराने वाला अच्छा कर रहा है, तो वो मिक्स एंड मैच करके जनरली ग्रोथ इन दिस सेक्टर इज वेरी हाई। इसलिए हमारा अभी भी नंबर 1 सेक्टर रहा है। एंड इवन दो द सेक्टर हैज नॉट आउट परफॉर्म इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, इतना अंडर परफॉर्म नहीं किया कि हमारी ओवरऑल फंड परफॉर्म हो गया, बट मुझे मोस्टली लगता है कि इसी में आउट परफॉर्मेंस आएगी। बिकॉज एक तो लार्ज कैप्स वन डे विल डू वेल, सेकेंड इज अगर आप हमारे इंडिया के 3 बिग पिक्चर थीम्स देखें, कंज्यूमर, आईटी, फाइनेंशियल, आजकल की ग्रोथ भी फाइनेंशियल में आती है, आईटी में तो ग्रोथ ही नहीं होती, और कंज्यूमर में भी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, प्लस उनकी वैल्यूएशन बड़ी हाई है कंपेयर टू देयर हिस्ट्री एंड कंपेयर टू द ग्रोथ रेट दैट दे हैव, कि 12% ग्रोथ के लिए आप 50-60 मल्टीपल मांगते हैं। सो फाइनेंशियल सेक्टर में ये है। और प्लस जो बिगेस्ट ओवरहैंग है हमारी मार्केट में, ब्रदर HDFC बैंक, उसका भी ऐसा टेक्निकल पोजीशन हो गई है कि अगर उसके 5 बेसिस पॉइंट फॉरेनर्स ने बेच दिए, खाली 5, हाँ 0.05%, तो वो MSCI की लिमिट से नीचे हो जाएगा और उसकी वेटेज डबल हो जाएगी, और उसमें कोई पता नहीं $4-5 बिलियन फॉरेनर को खरीदना पड़ेगा। तो अगर फॉरेनर या तो मत बेच, जब बेचेगा तो फिर से खरीदना पड़ेगा, तो वो भी होपफुली, प्लस it was first into the problem, so hopefully it is first out of the problem, तो ठीक है फिर। और दूसरा जो एक और चीज़ होती है सेक्टर की, वो ये होती है कि रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रांग होते हैं सेक्टर में, जैसे आजकल तो वो दो धारी तलवार भी हो सकती है। जैसे आप हमेशा में बोलते थे कि रेगुलेशन है इसीलिए इतने प्लेयर्स भी नहीं आ सकते। हाँ, ये तो है। तो आप जरा थोड़ा संभल के नहीं रहते यहाँ पे, तो और संभल के कैसे रहते हैं। कैसे तो पहली बात यह है कि अब लोग कहते हैं कि आजकल जैसे RBI ने पहले HDFC बैंक को पीनलाइज किया या वो किया, फिर कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, फिर व्हाटएवर IIFL, पेटीएम, तो अभी आप नेगेटिव भी कह सकते हो, बट दिस इज लाइक US FDA, कोई आके बोलेगा जी आपका ड्रग बैंड है, ये वो है। लेकिन सेकंड है कि वो आपको थोड़ी चीज़ों के लिए कंट्रोल करते हैं कि आप 2 साल ये नहीं कर सकते, 1 साल वो नहीं कर सकते, नहीं तो कहेंगे 10 करोड़ रुपए फाइन दे दो, आपको CEO को चेंज करो, ये वो, बट मोस्टली चलता रहता है। बट मेन थिंग इज कि एक्चुअली रेगुलेशन से फ़ायदा ये होता है, वो यू आर सेइंग, कि नए लोग का आना आसान नहीं है। तो जैसे आपको जी पेनिट्रेशन टीवी फ्रिज की भी लो है, लेट अस सी, और क्रेडिट कार्ड की भी लो है, लेकिन टीवी फ्रिज में 200 आदमी बना रहे हैं, कोई अनऑर्गेनाइज बना रहा है, कोई ऑर्गेनाइज बना रहा है, चाइनीज आ गए, कोरियंस आ गए, कुछ समझ नहीं आई तो डिक्सन को बोला तू बना दे भाई, तो कोई एंड ही नहीं है। हमारे क्रेडिट कार्ड की कोई 100 कंपनी नहीं आती, क्योंकि होती फिक्स्ड है। म्यूचुअल फंड में हम इतनी लेट आए हैं, हम खाली 45th है, एंड उसमें भी मार्केट शेयर टॉप 10-20 का होता है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग इसमें फ़ायदा ये है कि अंडर पेनिट्रेशन है, लेकिन कोई अनलिमिटेड प्लेयर नहीं होते, उन्हीं प्लेयर्स में है, और ग्रोथ प्लस माइनस सब सेक्टर्स में फाइनेंशियल की कोई कम नहीं होती। और
बिकॉज ऑफ अंडर पेनिट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, राइट? ये है स्टोरी बेसिकली। तो यही सोच के हमने ये सोचा कि क्यों ना हमारे निवेशकों को हम एक ऑप्शन दें जहाँ पे हम उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट दें जो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर पे ही फोकस कर सकता है, और वो हमने निकाला है। हमारा अभी आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, हमने ऑलरेडी फाइलिंग कर दी है और होपफुली जब अप्रूवल आएगा सेबी से तो हम लॉन्च करेंगे उसको। वो है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर प्रोडक्ट हीलियोस का एक डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड। धन्यवाद आप सबका, होप आप सपोर्ट करेंगे हमें हमारे लॉन्च में। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलियोस म्यूचुअल फंड हर टर्म के लिए